Hello student, now I am going to discuss about recombinant DNA technology part 2। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर के दौरान जेनेटिक इंजीनियरिंग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था, इसके बाद मैंने प्रिंसिपल्स बताया था और कुछ उसका एप्लीकेशंस बताया था। आज मैं बात करूंगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं। देखो, मैं जिस एंजाइम्स को यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में मैं बात करूंगा, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स के बारे में बात करूंगा, क्लोनिंग वेक्टर्स की बात करूंगा और लास्ट में मैं लाइगेशन के बारे में भी बात करूंगा। वन बाय वन करके चलिए देखते हैं सभी एंजाइम्स के बारे में। देखो, जब आप देखते हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तो किसी किसी लिटरेचर में मेंशन होता है मॉलिक्यूलर सीजर। आप इस नाम को समझने का कोशिश करो। मॉलिक्यूलर जब भी टर्म आए तो मॉलिक्यूलर का मतलब आप किस चीज के बारे में सोचते हो? या तो डीएनए हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, या तो प्रोटीन हो सकता है, या तो फिर कार्ब्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ किसके बारे में बात करूंगा, डीएनए और आरएनए की बात करूंगा। और जो सीजर्स है, सीजर्स का मतलब आप क्या समझते हो? कट करने वाला। तो ये यहाँ पे किसको कट करेगा? ये न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं, उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये ब्रेक करने का काम करता है। देखो, इसके रिस्पेक्ट में मैं कुछ पॉइंट मेंशन किया हूँ, आप उसको देखो, आप समझ जाओगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखो, स्पेसिफिसिटी मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं। किस तरीके से काम करते हैं इसको आप देखो। ईच एंजाइम रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस नोन एज अ रिस्ट्रिक्शन साइट। आप समझो, जैसे कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है तो उसको कट करने के लिए एक स्पेसिफिक साइट की आवश्यकता होती है, जहां पे कुछ पैटर्न फॉलो होंगे न्यूक्लियोटाइड का। अगर उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए पर्टिकुलर सीक्वेंस मिलता है तो वहां पे वो कट करेगा, अदरवाइज कहीं से भी या ये रैंडम कट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आप देखो क्या मेंशन किया हूं मैं, दे एक्ट एज प्रिसाइज मॉलिक्यूलर सीजर्स कटिंग डीएनए एट दिस साइट। एग्जैक्टली वही बात जो मैं बात बताया। सपोज करो आपके अगर ये इस तरीके से कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और अगर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड है, जैसे आप सपोज करो ATGC करके ऐसे दिया हुआ है, तो अगर यही सीक्वेंस अगर मिलता है इसके रिस्पेक्ट में, जो मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज यूज कर रहा हूँ, तो ही वो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज यहाँ से कट कर पाएगा, अदरवाइज यहाँ से वो कट नहीं करेगा। इसके लिए हमें कोई दूसरा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का यूज करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में सो मेनी टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज पाए जाते हैं, जिनके पास में अलग अलग क्लीवेज साइट पाई जाती है, उसके रिस्पेक्ट में हम इसको यूज करते हैं। देखो, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है और कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। Restriction enzymes are widely used in various molecular biology techniques including gene cloning। जब आपको जीन क्लोनिंग करना होता है आप वहां पे इसका यूज करते हो। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग अगर आपको करना है वहां पे करोगे। एंड डीएनए का अगर सीक्वेंसिंग करना है आप वहां पे भी करोगे। आप सिंपल एक बात अपने माइंड में रख लो कि अगर कभी भी हमें डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट चाहिए तो हमें रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का यूज करना होगा। और जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम्स में 2 मार्क्स में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, और आप इसको ध्यान में रखोगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। नाउ सी, डीएनए सीक्वेंसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। देखो, मैं यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के तौर पे लिया हूँ और मैं उसके बारे में आपको स्पेसिफिसिटी को बताता हूँ। जैसे जो एक बहुत ही वाइडली यूज किया जाने वाला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है, जिसको आप इको आर1 के तौर पे जानते हो। इको आर1, देखो इसका स्पेसिफिसिटी क्या है, रिकॉग्नाइजेज द सीक्वेंस GAATTC एंड कट बिटवीन द G एंड A। देखो, जब भी इको आर1 रहेगा तो जब इसको G और A न्यूक्लियोटाइड मिलेगा उसके बीच में कट करेगा, और उसके लिए जो वहां का सीक्वेंस होना चाहिए वो ये फॉलो होना चाहिए, GAATTC। जब यही सीक्वेंस मिलेगा वहीं से इको आर1 कट कर पाएगा। अगर इसके अलावा कोई और सीक्वेंस मिलता है तो ये नहीं कट कर पाएगा। आप उसी तरीके से देखो बैम H1 के केस में, जब मैं बैम H1 का बात करता हूं तो ये किस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, GGATCC एंड कट बिटवीन द G एंड G। तो ये G के बीच में कट करेगा, और वहां पे जो रिपीटिंग सीक्वेंस होने चाहिए वो ये होने चाहिए। अगर ये सीक्वेंस एग्जैक्टली यही सीक्वेंस मिलता है तो बैम H1 कट कर पाएगा, अदरवाइज ये एंजाइम भी कट करने पे अनेबल रहेगा। देन नेक्स्ट आप देखो, एक और एंजाइम है जिसको आप बोलते हो HIN3। ये किसको रिकॉग्नाइज करेगा, वहां पे कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए, AAGCTT एंड कट करेगा किसके बीच में, ए और ए के बीच में। आप इस चीज को देखो, यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, जी एंड ए के बीच में कट करेगा। आप यहाँ पे देखो जी एंड ए है, यहाँ पे देखो जी जी बोला है, यहाँ पे भी देखो जी जी
मेंशन है। यहाँ पे भी देखो ए ए दिया हुआ है, यहाँ पे भी ए ए दिया है। अच्छा, मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ? डीएनए के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं अगर इसका एंटी कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊंगा तो जो सीक्वेंस हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वो यहाँ पे भी तो देखने को मिलेगा। आप देखो टी है यहाँ पे, तो टी किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड ए के साथ में। ये वाला टी भी किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा? ए के साथ में। तो बताओ यहाँ पे भी ए हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी ए है। तो सेम ही सीक्वेंस आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी कॉम्प्लीमेंट्री के रिस्पेक्ट में देखोगे तो। और अगर उसी तरीके का सीक्वेंस मिलता है तो ये एंजाइम्स, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, ये कट करने में सक्षम हो पाते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, तो जो कट करते हैं वहां पे आपको दो एंड मिलता है। आप एक को बोलते हो स्टिकी एंड्स और दूसरे को बोलते हो आप ब्लंट एंड्स। इसके बारे में आप समझो कि क्या होता है ये। वैसे आप इसको बोलते हो क्रिएटिंग कोहेसिव फ्रेगमेंट्स। अभी मैं बताता हूँ आपको कि कोहेसिव क्या होता है, स्टिकी एंड क्या होता है और ब्लंट एंड क्या होता है। वन बाय वन करके हम देखते हैं। अब सबसे पहले देखो स्टिकी एंड्स के बारे में। स्टिकी एंड का जब मैं बात कर रहा हूं तो देखो ये कैसे एंजाइम्स होंगे, ये किस तरीके से काम करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम often create staggered cut generating fragment with the overhanging single stranded sequence known as sticky end। देखो जब मैं बात करता हूँ स्टिकी एंड का, तो ये जब भी कट करेंगे तो वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ओवरहैंग। आप सपोज करो कि जैसे मान लो अगर मैं बताता हूँ एक स्ट्रैंड ये डीएनए का, एक स्ट्रैंड ये डीएनए का, ठीक है। जब ये कट करेगा तो ये इतना हिस्सा इधर से ओवरहैंग करेगा और इतना हिस्सा इसको ओवरहैंग करेगा। और जब नेक्स्ट लाइगेशन होगा तो ये इसी को ज्वाइन करने का काम करेगा। आप ऐसे समझो कि स्टिकी एंड में आपको क्या मिलेगा? ओवरहैंग मिलेगा। आप यहाँ पे देखो डायग्राम में देखो, आप बी वाले को देखो। यहाँ पे देखो मैं मेंशन किया हूँ प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड के। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं कौन सा एंजाइम लिया हूँ? इको आर वन लिया हूँ। तो इको आर वन किस सीक्वेंस पे कट करेगा? जहां पे जी ए ए टी टी सी रहेगा। अच्छा, आप सपोज करो कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इसका एंटी कॉम्प्लीमेंट्री ये भी तो होगा, यहाँ पे रहेगा 5 प्राइम और आप यहाँ पे देखोगे कि रहेगा 3 प्राइम। अब आप देखो इस सीक्वेंस को, आप इधर से देखो इसको रीड करो जी ए टी टी सी, आप इधर से भी इसको रीड करो जी ए टी टी सी, सेम ही चीज आ रहा है। समझ पा रहे हो आप इस बात को? अब देखो क्या करेगा, जो इको आर वन है ये कट करेगा, जी और ए के बीच में कट करता है, ये देखो यहां से कट करेगा। आप यहां से देख पाओगे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ओके, नाउ सी, ये जो जी और ए आप देख रहे हो यहां से कट करेगा और ये देखो यहां से कट करेगा, दोनों ही स्ट्रैंड में कट करेगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को। अब ये इस पर से इधर जाएगा और ये इस पर से अपोजिट साइड में जाएगा। आप देखो यहाँ पे ओवरहैंग जनरेट हो रहा है कि नहीं? इसका इतना हिस्सा इसके इतने हिस्से को ऊपर नीचे है, यही तो ओवरहैंग कर रहा है। इसको आप क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे स्टिकी एंड। जबकि आप ब्लंट एंड का बात करते हो तो ये देखो ऐसे एंजाइम्स रहेंगे जो कि डायरेक्टली बीच से ही एक ही साइड से कट कर देंगे। पहले आप इसका डेफिनेशन से देखो। सम एंजाइम्स क्रिएट ब्लंट एंड्स वेयर द कट्स आर डायरेक्टली अपोजिट ईच अदर। देखो जो यहाँ पे कट होगा ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यहाँ पे कोई भी ओवरहैंग जनरेट नहीं होगा, रिजल्टिंग इन फ्रेगमेंट विदाउट एनी ओवरहैंग। अब आप यहाँ पे देखो, देखो मैं एक यहाँ पे एंजाइम लिया हूँ जिसको आप बोलते हो ALU1, ठीक है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करता है। आप यहाँ पे देखो, ये देखो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो कि ALU1 के लिए है, जिसमें रिपीटिंग सीक्वेंस के तौर पे AGCT रहेगा। तो ये जो कट करेगा ये G और C के बीच में कट करेगा, मतलब कहीं ये बीच में कट करेगा। अब आप यहाँ पे देखो, ये देखो ALU1 यहाँ से इसको जब कट करेगा तो देखो हाफ हिस्सा इधर और हाफ इधर हो गया। यहाँ पे आप देखो किसी भी तरीके का आपको ओवरहैंग नहीं दिख रहा है। आप एक बात को समझो कि जब मैं यूज करूंगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को, तो ये दो तरीके का डीएनए फ्रेगमेंट हमको दे सकता है। एक तो ओवरहैंग प्रोड्यूस करेगा, आप उसको स्टिकी एंड के तौर पे बोलते हो। दूसरा जिसमें ओवरहैंग नहीं मिलेगा उसे हम ब्लंट एंड बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप उसको ध्यान में रखो। नाउ सी, अब मैं बात करता हूँ डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स के बारे में। देखो जब मैं बात करता हूँ इसके बारे में तो इसके बारे में क्या मेंशन होता है? वर्सटिलिटी इन डीएनए मैनिपुलेशंस। तो जो जब हम डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं, देखो प्रीवियस लेक्चर के दौरान हमने बताया था, या आप आरडीटी बोलो, या आप जीन मैनिपुलेशन बोलो, या आप जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलो, सब सेम ही है, अल्टरनेटिवली यूज किए जाने वाला। तो अगर आपको ब्रॉड लेवल पे डीएनए को मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स को यूज करना होगा, जो कि स्लाइटली डीएनए को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। इसमें जो सबसे पहला एंजाइम्स है जिसको काफी यूज किया जाता है, इस एंजाइम को आप बोलते हो मेथिल ट्रांसफरेजेस। देखो ये एंजाइम्स करता क्या है? दिस एंजाइम मॉडिफाई डीएनए बाय एडिंग अ मेथिल ग्रुप टू स्पेसिफिक बेसिस
इन्फ्लुएंसिंग जीन एक्सप्रेशन। देखो क्या यहाँ पे बोला गया है कि जो मेथिल ट्रांसफरेजेज होते हैं ये मेथिल ग्रुप को ऐड करेंगे किसी खास बेस पे, या तो एडेनिन पे कर सकता है, थायमिन पे कर सकता है, गुआनिन पे कर सकता है, या तो साइटोसिन पे कर सकता है, और वहां पे ऐड करा के मेथिल ग्रुप को उसके एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो जो दूसरा एंजाइम है आप इसको क्या बोलते हो, इक्सोन्यूक्लिएजेज। इक्सोन्यूक्लिएजेज भी जब मैं बात कर रहा हूं तो ये भी किसके पार्ट हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ही पार्ट हैं। देखो ये क्या करते हैं, दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ट्रिमिंग और रिमूविंग अनवांटेड सीक्वेंस। आप बात को समझो यहाँ पे, जैसे ये देखो हमारे पास में एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, आप इसको सपोज करो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये, और ये देखो इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियोटाइड है जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में बंधे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये बैकबोन के तौर पे है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अब अगर कोई इक्सोन्यूक्लियस जाएगा तो देखो यहाँ से साइड से, किनारे से कट करते हुए जाएगा। सबसे पहले इसको कट करेगा, इस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को, फिर इस वाले को कट करेगा। देखो इक्सोन्यूक्लियस के बारे में एक सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि ये बीच से कभी भी कट नहीं करेगा। दो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किनारे किनारे में है और आप बोलोगे कि ये बीच में आकर के कट करे, कहीं से भी रैंडमली नहीं कर सकता है। ये कब करेगा, साइड से करेगा, वन साइड से करेगा, किनारे किनारे से कट करते हुए आएगा। इसीलिए तो इसके नेम में देखो क्या मेंशन है, इक्जो। और दूसरा क्या हिस्सा है, न्यूक्लिएजेस। देखो एक बात मैं बार बार बच्चों को बोलते रहता हूं, अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है, जो उसका नेम है, आप नेम को ब्रेक डाउन करके समझो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इक्जो का मतलब बाहर, और न्यूक्लिएजेस का मतलब मैं आपको बताया हूं, जो डीएनए या आरएनए के ऊपर जाकर के अगर काम करे, उनको ब्रेक डाउन करने का काम करे, उनके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करे, आप उसको न्यूक्लिएजेस के तौर पे बोलते हो। तो एक्सो न्यूक्लिएजेस में हमने क्या बताया कि ये साइड से, किनारे से कट करते हुए जाएंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को। जबकि आप अगर एंडोन्यूक्लिएजेस का बात करते हो तो ये नेम खुद इटसेल्फ मेंशन कर रहा है, बता रहा है आपको कि कहीं ये बीच से कट करेगा, ये बीच से कट कर सकता है, ये किनारे से नहीं करेगा, बीच से करेगा। और एक्सोन्यूक्लियस को आप किस लिए करते हो, जब किनारे से करना होता है। देखो आप यहाँ पे क्या है, दे क्लीव इंटरनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, ब्रेकिंग द स्ट्रैंड एट स्पेसिफिक साइट। कोई भी देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इस तरीके से। अब इसमें किसी स्पेसिफिक साइट से आपको अगर बीच से, बिटवीन कट करना है, आप उसके लिए एंडोन्यूक्लियस का यूज करोगे। अगर साइड से कट करना है, आप एक्सोन्यूक्लियस करोगे। आप सपोज करो कि हमने एक छोटा सा डीएनए का फ्रेगमेंट लिया, 20 न्यूक्लियोटाइड का है, ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है हमको इसको रिमूव करना है, उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस का। लेकिन अगर मैं वहीं पे बोलता हूं कि ये जो डीएनए में लिया हूं ये भी 20 ही न्यूक्लियोटाइड का है, लेकिन इसको हमको 10-10 के दो पार्ट में चाहिए, तो फिर मैं इसके लिए किसको ट्रीट करूंगा, एंडोन्यूक्लिएजेस से ट्रीट करूंगा, और ये हमें बीच से कट करके दे देगा। नाउ सी डीएनए लाइगेज। देखो जब मैं बात करता हूँ डीएनए लाइगेज को, तो इसको जब मैं पढ़ता था तो याद करता था जोड़ी मेकर के तौर पे। एग्जैक्टली ये क्या करता है, दो डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल को एक साथ जोड़ने का काम करता है, इसलिए आप इसको जोड़ी मेकर के तौर पे भी बोल सकते हो। करता क्या है, देखो ये ज्वाइनिंग द पीसेस, किसके पीस को ज्वाइन करेगा, डीएनए के पीसेस को ज्वाइन करेगा। अब आप यहाँ पे देखो ज्वाइनिंग फ्रेगमेंट्स, डीएनए ligages seal the gap between डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड। जैसे मान लो कि ये एक देखो डीएनए का स्ट्रैंड है, दूसरा ये है, किसी भी रीजन से ये क्या हो गया, यहाँ पे निक का जनरेशन हो गया, या इस तरीके से कटा हुआ रीजन है, गैप है, इसको फिल करने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा। फर्स्ट काम ये करेगा। सेकेंड देखो क्या करेगा, स्टिकी एंड्स, जो अभी हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड्स के दौरान में कि स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड का जनरेशन हो रहा था, उसको भी तो कोई ना कोई आकर के सील करेगा, उसको भी तो जोड़ेगा। उसको जोड़ने के लिए कौन काम करेगा, लाइगेज करता है। देखो आप यहाँ पे मेंशन है, लाइगेज एफिशिएंटली ज्वाइन फ्रेगमेंट्स विद कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स। इसके लिए क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री और स्टिकी एंड होना चाहिए, इंश्योरिंग एक्यूरेट लाइगेशंस। देखो लाइगेशंस का मतलब सिर्फ जोड़ना नहीं है, अगर जुड़ रहा है तो ये भी काफी एक्यूरेट होना चाहिए, और ये भी ये देख करके ही क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट देखो आप जो ब्लंट एंड मिले थे उसको भी करना होगा। ब्लंट एंड में देखो क्या होगा, लाइगेशन ऑफ ब्लंट एंड इज लेस एफिशिएंट बट कैन बी अचीव्ड यूजिंग स्पेसिफिक कंडीशंस। देखो आप फिर से मैं आता हूं पिछले स्लाइड्स में, देखो जो ब्लंट एंड है यहाँ पे कुछ भी न्यूक्लियोटाइड बीच में नहीं है, इसको जोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये ओवरहैंग है। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज को अगर आप नोटिस करोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो टी है और ऊपर में देखो ए है, तो ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना पॉसिबल है कि नहीं है,
बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ए और टी बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? डेफिनेटली बनाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बना सकता है। तो इस तरीके से ये जब ओवरहैंग है, ये जब और करीब आएंगे तो ये क्या कर सकते हैं, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कर सकते हैं एक दूसरे के जब आमने सामने आएंगे तो। लेकिन यहाँ पे तो वैसा सिनारियो जनरेट ही नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे हमें स्पेशल कंडीशंस लेना पड़ेगा। वैसे केसेस में हम यहाँ पे भी ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन ये मोर कॉमन केस नहीं है। मोर कॉमन के तौर पे हम क्या देखते हैं, स्टिकी एंड। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंजाइम यूज होता है वो स्टिकी एंड वाले ही होते हैं, ब्लंट एंड वाले स्पेशल कंडीशंस में यूज किए जाते हैं। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखोगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। देखो मैं प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान भी बताया था कि जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, इसको आप क्या बोलते हो, व्हीकल फॉर डीएनए प्रोपेगेशन। मतलब अगर एक जगह से डीएनए को आपको दूसरे जगह पे ले जाना है तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हो, क्लोनिंग वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे मैं क्लोनिंग वेक्टर्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किया हूँ, आप वन बाय वन करके देखो। देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे मैं रखा हूँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कोई भी क्लोनिंग वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके पास में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहे, जिसके वजह से वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन को कर सके होस्ट सेल के अंदर। तो देखो वही बात यहाँ पे मेंशन है, दिस सीक्वेंस अलाउ द वेक्टर टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली विद इन अ होस्ट सेल। हम जिस होस्ट सेल के अंदर में डाल रहे हैं वेक्टर को, वहां पे जाकर के इंडिपेंडेंटली फॉर्म में क्या कर सके, रेप्लिकेशन कर सके, और जो भी हमारा काइमेरा डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसका मल्टीपल कॉपी को बना सके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास में क्या होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, और आप उसको बोलते हो सेलेक्टेबल मार्कर, अ जीन दैट प्रोवाइड अ सेलेक्टिव एडवांटेज इनेबलिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्स कैरिंग द वेक्टर। देखो जो मैं वेक्टर को यूज किया हूं और वेक्टर को अगर हमने ट्रांसफॉर्म किया है सेल्स के अंदर में, तो हमें उसको आइडेंटिफाई भी करना होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग, और उसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, मार्कर का। अब हमारे पास में से बहुत सारे वेक्टर हैं, जैसे प्लाज्मिक वेक्टर है, उसके पास में मार्कर होता है और उस मार्कर को हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप टेट्रासाइक्लिन का नाम सुने होंगे, जैसे आप एम्पिसिलिन का नाम सुने होंगे, ये सब जेनेटिक मार्कर या सेलेक्टेबल मार्कर हैं जो कि बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में पाए जाते हैं, और हम इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं और स्क्रीनिंग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए इनके पास में, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए, अ रीजन containing multiple restriction enzyme sites allowing insertion of foreign DNA fragments। देखो हमने अभी आपको बताया कि हमारे पास में so many numbers of restriction endonuclease are occurs, इनके बहुत सारी नंबर है। अब अगर बताओ हमको कोई ऐसा प्लाज्मिड वेक्टर मिल जाए जो कि मल्टीपल साइट दे रहा है, जिसको कि हम डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम से ट्रीट करके कट करके वहां पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर इंसर्ट कर सकते हैं, ये तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। तो हम ऐसे ही वेक्टर के खोज में रहते हैं जिसके पास में अधिक से अधिक हमको क्या मिल सके, मल्टीपल क्लोनिंग साइट मिल सके और उसको हम यूज कर सकें। देन नेक्स्ट आप देखो, अब इसमें जो हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर में जो मोस्ट कॉमन है वो प्लाज्मिड्स है। ये बात देखो मैं प्रीवियस लेक्चर के दौरान से ही आपको बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं कि सिर्फ प्लाज्मिड को ही आप यूज करोगे एज अ क्लोनिंग वेक्टर, लेकिन जो मोस्ट कॉमन केसेस में यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज होता है, वो प्लाज्मिड ही है। तो देखो यहाँ पे मेंशन है द मोस्ट कॉमन क्लोनिंग वेक्टर्स। अब देखो इसका इसका क्या फीचर्स है, प्लाज्मिड का क्या क्या फीचर्स होता है, मैं उसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। सबसे पहले देखो स्मॉल सर्कुलर डीएनए। जब मैं बात कर रहा हूँ प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। आप सपोज करो कि ये देखो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास में तो इनका खुद का क्रोमोसोम्स रहेगा ही। न्यूक्लियोइड में आपको ये बात तो याद ही होगा कि बैक्टीरिया के पास में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है, और वहीं पे इनका क्रोमोसोम होता है। लेकिन इसके अलावा इनके पास में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, जिसको आप प्लाज्मिड बोलते हो। तो ये देखो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, सर्कुलर डीएनए होंगे, ये बात यहाँ पे मेंशन है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। इसको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए रेप्लिकेशन के लिए, और ये वैसे ही कर पाते हैं। जैसे ये देखो बैक्टीरिया का ये जो न्यूक्लियोइड का क्रोमोसोम है, ये तो अपना खुद भी रेप्लिकेशन करेगा, ये तो एक अलग ही सीन यहाँ पे चल रहा है। लेकिन ये जो प्लाज्मिड है, जब जरूरत होगा ये अपना कॉपी खुद बना सकता है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, जब जरूरत होगा ये कॉपी बना सकता है अपना। इसी वजह से यहाँ पे देखो मेंशन है कि प्लाज्मिड शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग विद इन अ होस्ट सेल। नेक्स्ट देखो क्या है, ईज ऑफ मैनिपुलेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मैनिपुलेट ही तो कर रहे हैं। जो इसका इतना हिस्सा है डीएनए का, जीन का, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, यहाँ पे मैं जीन ऑफ
इंटरेस्ट को इंसर्ट कर रहा हूं, तो ये मैनिपुलेशन में हमें हेल्प कर रहा है। और हमें ऐसे ही प्लाज्मिड की आवश्यकता होती है कि जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर इंसर्ट कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करे, उसको कॉपी करे, उसको मल्टीप्लाई करे, वो हमारे लिए सुटेबल प्लाज्मिड के तौर पे होता है। देखो ये बात मैं यहाँ पे लिखा हूं, दे कैन बी इजिली आइसोलेटेड, मॉडिफाइड एंड री इंट्रोड्यूस्ड इनटू बैक्टीरिया। आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको आसानी से आइसोलेट करोगे, आइसोलेट करने के बाद आप उसको मॉडिफाई करोगे, आफ्टर द मॉडिफिकेशन अगेन उसको बैक्टीरिया के अंदर आपको इंसर्ट करना है। आप एग्जांपल के तौर पे समझो कि अगर हमने एक इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया है, इसके अंदर ये देखो, सपोज करो कि इकोलाई बैक्टीरिया है और ये प्लाज्मिड है, मैं क्या करता हूं, यहां से इस वाले प्लाज्मिड को आइसोलेट करता हूं। लो भाई, मैं आइसोलेट कर दिया। अब जब मैं आइसोलेट कर दिया, अब इसको मैं किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करूंगा। सपोज कि मैंने किससे इसको ट्रीट किया, इको आर1 से किया। इको आर1 से जब मैं इसको ट्रीट करता हूं, इस केस में ये क्या होता है, मान लो आप यहां से कट होता है। अच्छा, अगेन हमको क्या करना है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी हमको इको आर1 से ही ट्रीट करना है। और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो देखो इतना बड़ा डीएनए मिल गया इको आर1 से कट करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज की हेल्प से जो जो हिस्सा यहाँ से हम हटाए थे, खाली किए थे, वहां पे हमको इसको ऐड करना होगा। और हम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज को देंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को देंगे, और इस प्लाज्मिड को रखेंगे एक एपेंड्रॉफ ट्यूब में या टेस्ट ट्यूब में, आप जिसमें भी रखना चाहते हो, करना चाहते हो आप करके छोड़ दो। और ये वहां पे आर्टिफिशियल कंडीशंस में क्या हो जाएंगे, ये लाइगेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और इसके बाद जब ये प्लाज्मिड अब आपका तैयार हो गया, और अब ये जो प्लाज्मिड तैयार हो रहा है, अब आप इसको क्या बोलोगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बोलोगे या काइमेरा डीएनए बोलोगे। और इसके बाद आप इसको होस्ट सेल के अंदर में डालोगे। ये बात याद रहे, हमने इसको कहां से आइसोलेट किया था, इकोलाई के अंदर से, तो हमें इसको किसके अंदर ट्रांसफर करना होगा, इकोलाई के अंदर ही करना होगा। समझ पा रहे हो ना आप इस बात को, तभी तो मल्टीप्लाई करेगा, तभी तो इसका कॉपी बना पाएगा। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना होता है। नाउ सी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशंस। अब देखो, जब हमारे पास में काइमेरा डीएनए तैयार हो गया, या आप बोल सकते हो कि रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया है, तो अब इसको क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। ट्रांसफर से देखो कैसे होता है, इंट्रोड्यूसिंग वेक्टर इनटू सेल्स। कौन सा सेल्स, जो होस्ट सेल्स है। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि जो होस्ट सेल है वो कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट इन द सेंस सुटेबल होना चाहिए, कि अगर हम उसके अंदर में डाल रहे हैं जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है, उसको एक्सेप्ट करे, उसको मल्टीप्लाई करे, ऐसा ना हो उसको रिजेक्ट कर दे रहा है या फिर उसका कॉपी ही नहीं बना पा रहा है। तो देखो यहाँ पे बात मेंशन है, बैक्टीरिया ट्रीटेड टू बिकम परमिएबल टू डीएनए। हमें ऐसे बैक्टीरिया को लेना है जो कि उस डीएनए के लिए क्या रहे, परमिएबल रहे, उसको एक्सेप्ट करे, उसका कॉपी बनाए। नेक्स्ट देखो क्या होना चाहिए, डीएनए अपटेक। वेक्टर डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। जिस वेक्टर डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस्ड किया है किसके अंदर में, सेल के अंदर, कौन सा सेल, होस्ट सेल के अंदर, वो उस रिकम्बिनेंट डीएनए को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, और उसका कॉपी बनाने लग जाए। लास्ट में देखो आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। सेल्स कंटेनिंग द वेक्टर आर आइडेंटिफाइड यूजिंग सेलेक्टेबल मार्कर्स। हमने शुरुआत में अभी आपको बताया था कि हम ऐसा प्लाज्मिड का चूज करते हैं, ऐसा वेक्टर लेते हैं जिसके पास में क्या होना चाहिए, आप बोलते हो उसको कि सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, और उसी मार्कर के साथ में हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हम इसको सिलेक्शन कर सके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइगेशन का। देखो, जब मैं लाइगेशन का बात करता हूं तो यहाँ पे क्या करोगे, जो दो डिफरेंट डीएनए मोलिक्यूल्स हैं उसको जोड़ना होगा। और जोड़ने के लिए मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कौन काम करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, इंसर्टिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू वेक्टर्स। जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारा इंटरेस्ट का है उसको हम वेक्टर के अंदर में इंसर्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करोगे आप। बोथ द वेक्टर एंड द डीएनए फ्रेगमेंट आर कट विथ द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये बात भी हमने बताया था कि सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमको इस्तेमाल करना है, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए। नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, हम लाइगेशन करेंगे। द कट एंड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज। अगेन वही बात मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, जो ज्वाइंट करने का काम करेगा वो डीएनए लाइगेज करेगा, फॉर्मिंग अ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। और आप देखते हो कि फाइनली क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा। रिकम्बिनेंट में फिर से बता रहा हूं, क्यों आप बोलते हो रिकम्बिनेंट, क्योंकि एक देखो वेक्टर का डीएनए है और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दो डिफरेंट रिसोर्सेज से आप लिए हो और आप उसको कंबाइन कर रहे हो, इस वजह से आप उसको बोलोगे रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स।
और फाइनली देखो आप क्या कर देते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हो। ये बात तो मैं पहले ही मेंशन किया हूँ। द रिकम्बिनेंट वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू बैक्टीरिया अलाउइंग फॉर प्रोपगेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द इंसर्टेड डीएनए। अब जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे बैक्टीरिया के अंदर में इस वेक्टर को, तो वो क्या करेगा, इसको प्रोपेगेट करेगा, एक्सप्रेस करेगा और मल्टीपल कॉपी मिलेगा आपको, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। देखिए अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मैं अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बीएससी के डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर्स में पूछे जाते हैं। ये सीयूईटी पीजी के लिए भी हेल्पफुल है और आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में देखते हो कि यहाँ क्वेश्चन आते रहते हैं। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।